Good morning, guys. It's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and Tantra practitioner. I'm from Kerala. जब हम छोटे थे ना तो हम एक कहानी सुनते थे चालाक लोमड़ी वाली, फॉक्स वाली। आप सब ने ही सुनी होगी। और यही स्टोरी हमारी लाइफ में हर रोज़ हर मोमेंट पर होती रहती है। जब भी हम किसी चीज़ को प्राप्त नहीं करते, मतलब हमारी इतनी एबिलिटी नहीं होती कि हम उस चीज़ को अचीव कर लें, तो हम बोलते हैं कि जैसे लोमड़ी ने बोला था कि अंगूर खट्टे हैं, ऐसे ही हम भी कई बार बोलते हैं चीज़ों को कि वो हमारे लायक ही नहीं थी या अंगूर खट्टे थे। देखो, दो चीज़ें होती है। एक तो होता है कि चीज़ हमें पसंद नहीं है, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, और वो कुछ भी हो सकता है। वो आपकी लाइफ में कोई रिलेशन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्टिव चीज़ हो सकती है जिसमें हमारा इंटरेस्ट ना हो। तो हम ऐसे में क्या करना चाहिए हमें? अगर हमें कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो बजाय कि उसके प्रति नेगेटिव होने के आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, आप उसको अपनी लाइफ से स्किप भी कर सकते हो, राइट? ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए निंदा के भाव से भरो, नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करो। एक समझदार आदमी क्या करेगा? अगर कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें पसंद नहीं आ रही, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको छोड़ देगा ना। आपकी जो एनर्जी है, बजाय कि उसको ईर्ष्या, द्वेष में, लड़ाई झगड़े में ख़राब करने के, आप अपनी लाइफ में कोई मोटिव बना सकते हो और उस एनर्जी को वहाँ पर लगा सकते हो ताकि वो आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करे, बजाय कि आपको डाउन ले जाए। ये सब मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ या मैं पोस्ट लिखती हूँ, तो कुछ तथाकथित ओशो सन्यासी, अब मैं इनको तथाकथित इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो ओशो का लवर होता है, ओशो का प्रेमी, वो अपने अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स लाएगा। अब जो भी मैं टॉपिक्स बोलती हूँ सेक्स एजुकेशन पर या तंत्रा सेक्स से रिलेटेड, मेरा ये पसंदीदा टॉपिक है, तो मैं इस पर लिखती भी रहती हूँ, बोलती भी रहती हूँ। बट कुछ लोगों ने अपने भीतर ये राय बना ली है मेरे को लेकर, मेरे प्रति, कि मैं सेक्स रैकेट चलाती हूँ। अब जब मैंने ये वर्ड सुना तो मैं शॉक्ड हो गई, यार सेक्स रैकेट ये क्या होता है? तो थोड़ा सा मेरे माइंड में आया कि सेक्स रैकेट में ऐसे ही होता है ना कि कुछ छोटे बच्चों को या फिर कुछ बड़ी लड़कियों को हम इमोशनली ब्लैकमेल कर लेते हैं, उनको उठा के ले आते हैं कहीं कुछ चोरी डकैती से, और फिर उनको कहीं मार्केट में जाके बेच देते हैं, या फिर कुछ पुरुष जो हायर करते हैं सेक्स को, वो पैसे वगैरह दे के सेक्स करते हैं। कुछ ऐसा होता होगा। अब मुझे लेकर अगर आप लोगों की ऐसी सोच है, ऐसी घटिया, ऐसी गंदी सोच है, तो मैं उसका क्या करूं? यार मैं बहुत मासूम सी, सीधी सी, सरल सी बच्ची हूँ, लड़की हूँ, और मैं अपनी लाइफ को आराम से जी रही हूँ। और हमारे देश में हमारे कानून में ये स्वतंत्रता है कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सको, या तो लेखनी के माध्यम से, या फिर आप वीडियो बना के या बोल के, कैसे भी। अब रही बात मुझे लेकर ये सोचने की कि मैं सनातन धर्म के खिलाफ हो रही हूँ या मैं हिंदू धर्म के खिलाफ हो रही हूँ, तो आप लोग ये बताओ यार कि हमारे हिंदू धर्म में शिव मंदिर है ना, और शिव मंदिर में क्या होता है? लिंग होता है और उसकी योनि में स्थापना होती है, तो हम उसकी पूजा करते हैं। और इसी विषय पर अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ, इसी टॉपिक पर अगर मैं पेनस बोलती हूँ, अगर मैं वेजाइना बोलती हूँ, और अगर मैं इन सब के बारे में, हमारे जो जेनिटल एरिया हैं उनके बारे में अगर आप लोगों के साथ अपने विचार साझा करती हूँ, शेयर करती हूँ, तो इसमें सेक्स रैकेट वाली क्या बात हो गई? और अगर कुछ लोग मेरे से इम्प्रेस होकर, मेरे से प्रभावित होकर, या मुझसे कुछ सीख रहे हैं, मेरे कुछ फॉलोवर हैं,
और हम सब मिलकर टाइम टू टाइम कैंप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। हम सब मिलकर एक ही विचारधारा के लोग कुछ मेडिटेशन करते रहते हैं, कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं या फिर एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। तो उसमें सेक्स रैकेट कहाँ से आ गया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ऐसी मतलब इतना ज़्यादा आप किसी सन्यासी के बारे में सोच सकते हो। और चलो कोई आम लोग कहे तो मुझे ये बात थोड़ी सी हजम हो जाती है, क्योंकि उनको नहीं पता हमारी जो ओशो की विचारधारा नहीं पता, चलो ठीक है, वो हमारे बारे में कुछ गलत सोच लेता है। बट अब खुद ओशो सन्यासी होकर ऐसा सोच रहे हो। परसों ही मेरे पास मैसेज आया था कि माँ असीमा, आपके बारे में लोग ऐसा ऐसा कुछ कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने फेसबुक पर भी पोस्ट भी लिखा था बहुत कि मैं कट्टर हिंदूवाद मतलब मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती हूँ और मैं हिंदू सनातन धर्म को बदनाम कर रही हूँ, बर्बाद कर रही हूँ। अब और हाँ, और उन्होंने एक ग्रुप भी बना रखा है जिसमें बहुत ओशो सन्यासी जुड़े हैं, पुराने ओशो सन्यासी जो ओशो के साथ रहते थे। तो आप लोग तो मुझे बोल रहे थे वो लोग कि आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो और उन सबको जवाब दो। अब मैं सोच में पड़ गई, मैं आजकल की बच्ची पैदा हुई और कहाँ वो ओशो सन्यासी जो ओशो के साथ रहे थे वो लोग मुझे लेकर डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऐसा मैंने मतलब क्या कर दिया। और मैं इतनी उन लोगों के सामने तो मैं छोटी ही हूँ, बच्ची हूँ, मुझे 5 साल ही हुआ है ओशो का संन्यास लिए और उनको फॉलो करते, उनको पढ़ते। और वो जो लोग ओशो के साथ रहे थे, पहले मुझे इतना क्रेज़ था ओशो का, आज भी है हार्टेडली, तो आज भी मैं जुड़ी हूँ। बट पहले जब मैंने स्टार्टिंग की ना इस जर्नी पे, तो मुझे जहाँ जहाँ ओशो सन्यासी दिखते थे मैं सबको हग करती थी। और जब ये पता चल जाए कि वो ओशो के साथ रहे तब तो मेरा दिल भर जाता था। एक माँ थी, गंगा माँ, वो मुझे मिली थी राजस्थान में। जब उन्होंने बताया कि मैं ओशो के मतलब साथ थी, जब ओशो थे तो उनके लेक्चर्स अटेंड करते थे, उनके साथ मेडिटेशन वगैरह करते थे, उनसे मैंने आशीर्वाद लिया था। तो मेरा दिल इतना भर गया था कि ओशो को मतलब ओशो ने इनको छुआ है। उनसे लिपट के इतना रोई थी, इतना ज़्यादा इमोशनली हो गई थी मैं कि ओशो को इन्होंने देखा है अपनी आंखों से, काश मैं भी देख पाती। मुझे बहुत अंदर से मतलब कई बार फील होता है कि काश मैं भी ओशो को ज्वाइन कर पाती उस टाइम। बट चलो खैर कोई बात नहीं। तो मेरे दिल में ओशो के सन्यासियों के प्रति इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इतने ज़्यादा भाव है। और एक छोटी सी बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं महसाणा गुजरात रहती थी आश्रम में, ओशो मनन कम्यून में, तो वहाँ पर एक परी माँ आती थी। तो वो माला और रोब और बहुत सारी चीज़ें जिन पर ओशो लिखा होता तो बेचती थी, घड़ी वगैरह थी, बहुत सारी चीज़ें थी, ब्रेसलेट थे, माला वगैरह थी, सब कुछ था। तो मेरे अंदर इतना मतलब पागलपन था, इतना क्रेज़ था। मेरे पास उस टाइम ज़्यादा पैसे नहीं थे, बट जब मैंने देखा कि अरे ओशो की माला है, ओशो का रोब है, ओशो की घड़ी है, ओशो की चीज़ें हैं, तो मुझे लगा कि मैं सारा ही इसको लूट लूँ। मतलब मुझे मेरे प्रेमी के प्रति कहीं पर भी उसका नाम भी लिखा मिल जाए तो मेरा मन करता था कि मैं सब कुछ उठा लूँ। और जो मैंने तो उस टाइम मैंने 10,000 की शॉपिंग करी थी। वो मेरे लिए एक अभी जब मुझे याद आता है तो मुझे बहुत हंसी आती है कि जब मेरे पास 500 रुपये भी नहीं हुआ करते थे उस टाइम मैंने 10,000 की शॉपिंग करी। हालांकि वो ठीक है, वो मैंने मैनेज कर लिया था अपना। बट मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इतना ज़्यादा मतलब मैं ओशो सन्यासियों से या ओशो से बहुत ज़्यादा मतलब हार्टेडली कनेक्ट थी। हाँ, और मैंने एक बार आईडी बनाई थी, फेसबुक आईडी। तो पहले जैसे मैं ब्रह्म कुमारीज को फॉलो करती थी तो सारे मेरे जो फॉलोअर्स थे, जो फ्रेंड थे, वो ब्रह्मा कुमारी से ही थे। बट जब से मैंने ओशो को सुनना शुरू किया तो मुझे इतना मतलब अंदर पागलपन हुआ कि मुझे अब सारे ओशो सन्यासी ही चाहिए जो ओशो को फॉलो करते हो, जो मुझे ओशो के बारे में बताए सारी बातें। तो उस टाइम मेरा एक फ्रेंड जुड़ा था जो यूट्यूबर था, ओशो का ही उसका चैनल था। तो उनके थ्रू फिर जितने उनके फ्रेंड लिस्ट में दोस्त थे, मैं सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती रहती थी, जितने भी ओशो सन्यासी होते थे। जब आश्रम में रहती तो सबको बहुत मतलब हग करती थी, प्यार करती थी, सबसे मतलब सबके साथ डांस मेडिटेशन वगैरह चलता था। तो मुझे इतना करेज था।
बट अब जब मैं ऐसे देखती हूँ लोगों को कि उनके अंदर इतना ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा है, और किसी दूसरे की तो ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को, आप खुद ही आपस में लड़ते मरते रहते हो। और जो सन्यासी आपस में ही लड़ते रहते हैं, किसी बाहर वाले की तो ज़रूरत है ही नहीं, एक दूसरे की टांग पकड़ पकड़ के खींचते रहते हैं। मुझे इतना बुरा लगता है। और जो मेरे बारे में ये बातें करते हैं ना, जो बड़े बड़े हैं, मतलब जिनकी एज बड़ी हो चुकी, बूढ़े बूढ़े होंगे वो 50 के 55 के, अब मेरे दिल में मतलब इतनी रिस्पेक्ट है सबके लिए कि जब भी मैं ये देखती हूँ कि हाँ एज में बड़े हैं, ऑब्वियसली हमारी भारतीय संस्कृति में अब रिस्पेक्ट होती है अब जो हमसे एज में बड़े होते हैं, और जो ओशो सन्यासी हैं, ओशो के साथ रहे हैं, तो मेरे दिल में उनके लिए ना बहुत रिस्पेक्ट है। बट वो जब मेरे बारे में ऐसा गंदा गंदा बोलते हैं तो मैं मतलब सोचने को मजबूर हो जाती हूँ, मुझे खुद पे ही डाउट होने लग जाता है, अपने प्यार पे, अपनी रिस्पेक्ट श्रद्धा पे, कि यार ये क्या हो रहा है। बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस है मेरे लिए, इसको हजम करना, मेरे गले से ये बात नीचे नहीं उतरती कि जो लड़की सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को जी रही है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है अकेले, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, जो भी मैं पढ़ती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, और हाँ बहुत सारा फ्रेंड सर्कल बना रखा है, बस यही मेरी लाइफ है। और उसमें अगर आप लोग मतलब अगर आप लोगों को मेरे से रिलेशन नहीं बनाना, मतलब मुझे दोस्त नहीं बनाना, तो ठीक है ना, दुश्मन भी मत बनाओ ना यार। आपकी जो एनर्जी है उसको आप अपने उत्थान में लगाओ, अपनी जीवन की ऊंचाइयों को छूने में लगाओ। ये ज़रूरी नहीं है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप मुझे दुश्मन बनाओ। मुझे नहीं लगता कि मैं अस्तित्व में इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ कि मेरे ऊपर आपको अपनी जो कीमती एनर्जी है उसको वेस्ट करना पड़े। मेरा क्या ही अस्तित्व है, ज़रूरी है मेरे से, अगर मैं आपको पसंद नहीं आ रही हूँ, मेरे विचार आपको पसंद नहीं आ रहे, तो बजाय कि नेगेटिविटी फैलाने के, बजाय कि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करो, आप अपने और अदर जो आपके काम है उनको क्यों नहीं लगाते उनमें। आप लोगों को मेडिटेशन सिखा सकते हो, आप लोगों को ओशो की जो विचारधारा है उससे अवगत करा सकते हो, आप मेडिटेशन कैंप रख सकते हो, लोगों को अवेयरनेस बढ़ा सकते हो। ओशो की तो इतनी सारी मतलब इतने सारे प्रवचन है, इतना सारा ज्ञान है कि अगर हम उनको 7 जन्म भी लग जाए ना तो भी नहीं बांट सकते। और जिसमें आप इतने बड़े हो मेरे से, मैं तो छोटी बच्ची हूँ आप लोगों के सामने। जब मैं इस काम को बखूबी कर रही हूँ, खुशी खुशी हंसते गाते नाचते, तो आप लोग नहीं कर सकते क्या? आप लोगों का तो होना ही काफ़ी है, जब आप इतनी बड़ी एज के हो और आप ओशो के साथ रहे हो, तो आप लोगों को तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे जैसे तो बहुत सारे जो खुद ही आपके चरणों में गिर जाए, खुद ही आप लोगों की इतने रिस्पेक्ट, इतने श्रद्धा भाव से भरे हुए हों, हम जैसे बच्चे, तो हमें तो आप लोगों से मोटिव लेना चाहिए, और उल्टा आप हमें दुश्मन बना रहे हो। आप लोगों का स्टेटस देखो, आप कहाँ हो, हम आजकल के बच्चे कहाँ हैं। अच्छा लगता है क्या आप लोग हम जैसे बच्चों से दुश्मनाई करो? होना तो ये चाहिए कि आप हमें भी कुछ सिखाओ, हम भी आपसे कुछ सीखें, और मिलजुल कर सारा सब कुछ जो ओशो का है वो सब बांटें, सिखाएं, लोगों को अवेयर करें। मैंने जितना भी ओशो को पढ़ा तो मुझे उसमें से जो टॉपिक पसंद आया था वो था तंत्र सेक्स का, और मुझे ये लगा कि ये मुझे शेयर करना चाहिए आप सब लोगों के साथ, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत रिलेशंस को ऐसे डिस्ट्रॉय होते देखा, बर्बाद होते देखा है, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे हो, सेक्स के लेवल पे हो, या फिर वो इमोशनली लेवल पे हो। तो तंत्र से मैंने ये सीखा है कि कैसे हम खुद की एनर्जी से जुड़े, खुद से जुड़े, जो हमारे अंदर एक अकेलापन खाता रहता है हमें, और कैसे हम लोगों से रिलेशन बनाए, हमारा जो हस्बैंड वाइफ है, या हमारा जो लवर है, पार्टनर है, फ्रेंड है, कैसे हम अपने रिश्तों को खूबसूरत सा एहसास दें, कैसे हम उसको एंजॉय करें, कैसे हम उसको जिए। और रही बात ओशो की, तो ओशो ने तो खुद संभोग से समाधि के ऊपर इतना बोला है, विज्ञान भैरव तंत्र के ऊपर इतना बोला है। हमारे हिंदुओं में भी जो वात्सायन जो ऋषि थे, वो कोई मुस्लिम थोड़ी ना थे, वो कोई दूसरे धर्म के थोड़ी ना थे, वो तो ऋषि थे ना हमारे भारत के हिंदू धर्म के। उन्होंने भी तो पूरा काम सूत्र बोला है ना, पूरा काम सूत्र लिख दिया है। अगर ये चीज़ इतनी ही पाप होती, इतनी ही बुरी होती, तो वो पहले के ऋषि मुनि पागल थे क्या?
और हमारे जो खजुराहो के मंदिर हैं और कोणार्क के हैं, उन पर क्या लिखा हुआ है, वो किस चीज़ को डेडिकेट करते हैं? वो भी तो हमारी जो संभोग है, हमारी जो सेक्स एनर्जी है, और ये पूरा अस्तित्व भी तो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी से मिलके बना है। अगर हम अपने जन्म को से ही घृणा करने लग जाए, हमारे जो जन्म का एक्ट था उसी को हम पाप मानने लग जाएं, उसी से हमेशा द्वेष से भर जाए, तो सोचो जब आप अपने जन्म के प्रति इतने नेगेटिव हो तो आपका जो जीवन है, आपकी जो यात्रा है, वो कैसे चलेगी, वो कैसी होगी? उसमें आपका पॉजिटिव या प्यार या कुछ ऐसा होगा क्या? और आपकी जो मृत्यु होगी फिर वो कैसी होगी? जब हम अपने जन्म से ही घृणा करने लग जाए तो पूरे जीवन की जो यात्रा है वो कैसे प्यार से जाएगी, कैसे स्मूथली चलेगी? खैर, मैं आप लोगों की राय तो नहीं बदल सकती, बट हाँ, मेरे भीतर जो था वो मैं अपना संदेश आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, जिनको ये लगता है कि मैं पता नहीं क्या ही कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे ये थोड़ा सा बोलना पड़ा। हालांकि सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओशो बोलते हैं, ओशो क्या, सांच को आँच कहाँ होती है। फिर भी अगर आप लोगों को जो सोचना है वो आप सोचने के लिए स्वतंत्र हो, कुछ भी सोच सकते, बट फिर भी मेरी तरफ से छोटी सी आप लोगों को राय है, बजाय कि मेरे ऊपर आप अपनी एनर्जी वेस्ट करो, आप उसको कुछ पॉजिटिव वे भी दे सकते हो। मैंने तो दिया है, मैं तो दे ही रही हूँ और मैं तो दूंगी। मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक भी है तंत्र सेक्स का ही, जो मेरा पसंदीदा, मेरा फेवरेट टॉपिक है। हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी मुझे राय देनी है एज ए फ्रेंड तो आप प्यार से लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, जैसे कि बहुत सारे फ्रेंड लिखते हैं। और अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा मेरा तो इग्नोर करो, मुझे स्किप करो, अपनी लाइफ की डायरेक्शन ढूंढो कि आपको क्या करना है लाइफ में। मैंने जैसे ढूंढ लिया है, आप भी ढूंढ लो। एक दूसरे की टांग पकड़ के मत खींचो और खुद मेरी भी एनर्जी वेस्ट मत करो, क्योंकि मुझे सबसे प्यार करना, मुझे सब दोस्त बनाने, मुझे कोई दुश्मन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्लो सेक्स इज द वेजाइना क्योर। जब हम स्लो सेक्स करते हैं तो उससे जो फीमेल वेजाइना है उसका क्योर होता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम फास्ट करते हैं तो उससे हमारे जो जेनिटल एरिया हैं वो डैमेज होते हैं। तो आज का टॉपिक इसी विषय पर है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप वीडियो ओपन रखिए, अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ क्लोज करें, स्किप करें। और भी बहुत कुछ है देखने को, वो आप देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे सुनो। हाँ, इंटरेस्ट है, बेनिफिट लग रहा है आपको तो आप सुन सकते हो। A concentrate example of the connection between the breast and the vagina uterus is the fact that the suction of newborn activity, the exclusion of the placement and the mothers. अब देखो, जो वुमेन्स का शरीर होता है, उनका जो ब्रेस्ट है और वेजाइनल यूट्रस जो है वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जब वुमेन किसी मैन के पास जाती है तो वो अपनी फीलिंग्स लेके जाती है। उसके मूलाधार चक्र और उसका हार्ट चक्र, उसका जो सेक्स सेंटर है और जो उसका हार्ट सेंटर है, वो आपस में जुड़ा हुआ होता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, छोटा बेबी, जब मम्मा का दूध मतलब स्तनपान कर रहा होता है, तब एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो रिलीज होता है और जो गर्भाशय से ग्रीवा के स्तर पर कार्य करता है। तो इसमें बताया गया है, समझाया गया है, तो क्या स्तनों की अच्छी उत्तेजना चरमोत्कर्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होगी? यानी कि जब ब्रेस्ट स्टिमुलेट होते हैं तो क्या वो क्लाइमेक्स तक पहुंचने में वुमेन्स की हेल्प करता है? क्या ब्रेस्ट में जो भी एक्टिविटी होती है उनके वो हमारे जो यूट्रस है, हमारी जो वेजाइना है, उसमें मतलब वहाँ पर जो क्लाइमेक्स होता है, चरमोत्कर्ष या हम उत्तेजना, कामोत्तेजना जिसको बोलते हैं, तो उस जो वो कामोत्तेजना होती है उसके थ्रू क्या लेडीज़ को, क्या वुमेन को, फीमेल को ऑर्गेज्म उपलब्ध हो सकता है? ये टॉपिक इसी विषय पर है।
तो देर आर मैनी वोमेन हु डोंट नीड दिस स्टेप टू क्लाइमैक्स। बहुत सारी वोमेन्स होती हैं जिनको ब्रेस्ट के थ्रू जो है क्लाइमैक्स उपलब्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका वैसे भी हो जाता है। बट फॉर मोस्ट दिस इज़ द प्रीशियस स्टेप। बट बहुत सारों के लिए ये एक कीमती अनुभव हो सकता है। दैट इफ़ इट वर रिस्पेक्टेड एंड वेल कंडक्टेड, अगर वो उसको पूरी श्रद्धा से, पूरी अवेयरनेस के साथ करते हैं और अच्छे से वेल कंडक्टेड होकर करते हैं, then if possibly there would not be as many women called or with difficulties to reach the orgasm। और अगर हम इसको अच्छे से कंडक्ट करते हैं, इस क्रिया को बहुत अच्छे से अवेयरनेस के साथ रिस्पेक्ट होकर, श्रद्धा से भरकर इसको करते हैं, इस एक्टिविटी को, फिज़िकल एक्टिविटी को, सेक्सुअल एक्टिविटी को, तो महिला को बहुत अच्छे से बिना डिफ़िकल्टी का ऑर्गेज़म या क्लाइमैक्स तक वो पहुंच जाती है। When well stimulated, the breast promote a type of energy that floods and the vagina। और जब अच्छे से जो ब्रेस्ट की क्रिया है वो अच्छे से उत्तेजित जब हो जाती है, तब स्तन एक प्रकार की ऊर्जा को पैदा करते हैं, उसको एक बढ़ावा देते हैं, और जो वेजाइना में स्टिमुलेट होता है तब हमारे भीतर एक एनर्जी पैदा होती है। तब जो वुमेन्स का बॉडी है वो सेक्स के लिए तैयार होती है, कामोत्तेजना के लिए तैयार होती है। इन ए हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप, हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप मतलब कि जो हमारा अपोजिट सेक्स होता है, जैसे मेल एंड फीमेल होते हैं। इन ए हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप द वेजाइना एज द पैसिव पोल, इसमें जो वेजाइना होती है वो पैसिव पोल होता है। पैसिव पोल मतलब जो एक्टिव नहीं होता। मस्ट बी फुली प्रिपेयर्ड टू रिसीव द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ द मेल एनर्जी। और जब कंडीशन हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप की आती है, मतलब इसको हम विषम लैंगिक संबंध भी बोल सकते हैं, तब उस समय हमारी जो योनि है, हमारी जो वेजाइना है, जो पैसिव पोल के रूप में पुरुष की ऊर्जा को, जो पुरुष से हमें एनर्जी मिलती है, मेल से जो हमें एनर्जी मिलती है, उसको प्राप्त करने के लिए पूरी तैयार होती है। जब हम हेट्रोसेक्सुअल होते हैं, संबंध रिलेशन बनाते हैं, तब उस समय हमारी जो योनि है वो तैयार होती है पुरुष की एनर्जी को अपने भीतर समाने को, रिसीव करने को। देखो, जो मेल का रोल होता है ना प्रकृति में, वो होता है देने का, मतलब वो गिवर होता है पुरुष जो होता है, और जो वुमेन होती है वो रिसीवर होती है, वो ग्रहणकर्ता होती है। तो ये हमारे दो एनर्जियों की रोल है, ये एक पुरुष है, एक स्त्री है। पुरुष का काम है देना एनर्जी को, और जो वुमेन है उसका काम है लेना, वो है रिसीवर। साथ में महिला कामुकता की ग्रहण शक्ति प्रकृति महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा गया है कि जो फीमेल का जो रोल है उसका काम है रिसीव करना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो ग्रहणशील रहे उस टाइम। पवित्र कामुकता में महिला अपने शरीर में मर्दाना ऊर्जा को प्राप्त करती है, और इसलिए इसे ग्रहणशील ध्रुव कहा जाता है। और इसको हम सैक्रेड सेक्सुअलिटी बोलते हैं, यानी सैक्रेड मीन्स पवित्र, सेक्सुअलिटी मीन्स कामुकता। और जब ये पवित्र कामुकता का एक्ट हो रहा होता है, जब दो एनर्जियों का मिलन हो रहा होता है, तब जो मेल की एनर्जी होती है वो जो हमारा पैसिव पोल है उसको अपने भीतर समाने के लिए तैयार होती है, और उसको तैयार रहना चाहिए, वो ग्रहणशील होती है उस टाइम। और इसमें जो शरीर का संचालन, देखो पुरुष का काम है देना, स्त्री का काम है लेना। तो स्त्री जब उसे अपने भीतर ग्रहण कर लेती है तो उसको अब इस एनर्जी को फॉरवर्ड नहीं करना है, उसको बाहर नहीं फेंकना है,
मेल तो उसको बाहर फेंक रहा है, बट फेंक कर कहाँ जा रही है वो एनर्जी? वोमेन्स के शरीर में जा रही है। बट वोमेन के शरीर में जब एनर्जी चली जाती है तो वोमेन को वो फॉरवर्ड नहीं करनी होती, वो उसको अपने अंदर रिसीव करनी होती है। और जब वो अपने वेजाइना के थ्रू उसको रिसीव करती है तो वो मतलब वेजाइना के थ्रू अपने जो भी उसको एनर्जी मिलती है वो उसके अपने हार्ट चक्र से वो मिली ही होती है। क्योंकि जो फर्स्ट में मैंने बोला था, हमारा जो सेक्स सेंटर होता है और जो हार्ट सेंटर होता है वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। एंड व्हेन द वुमेन वेजाइना वाइब्रेट्स एज ए मैग्नेटिक रिस्पॉन्स टू द केसेस ऑफ हर ब्रेस्ट, और जब वुमेन वेजाइना वाइब्रेट करती है मैग्नेटिक फोर्स से उसके ब्रेस्ट के थ्रू, देन शी बिकम्स रिसेप्टिव, तब वो ग्रहणकर्ता के लिए तैयार हो जाती है। शी बिकेम रिसेप्टिव एंड एक्टिवेट द सेक्सुअल क्रिएटिव एंड प्लीजेंट एनर्जी इटसेल्फ। दिस इज द मोमेंट व्हेन द वुमन रियलाइज दैट शी इज रेडी फॉर इंटरकोर्स। और ये वो पल होते हैं, ये वो क्षण होते हैं जब वुमन रियलाइज़ करती है कि वो रेडी है इंटरकोर्स के लिए। अब इतनी गहराई से इतनी छोटी छोटी बात हम कभी सोचते हैं अपने पार्टनर के प्रति, एक वुमन के प्रति कि वुमन के शरीर में क्या होता है? या हम पुरुष को भी खुद भी, हमें पुरुषों को भी अपना रोल पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे होते हैं। सब कुछ जो है वो विदाउट अवेयरनेस होता है। हमें नहीं फील होती कि हमारी एनर्जी हमारे शरीर से निकल रही है। हमें नहीं एहसास होता कि वो वुमेन के शरीर में जाकर क्या एक्ट कर रही है, क्या कार्य कर रही है, हमारी एनर्जी किस तरह से वर्क कर रही होती है। तो जब तक हम कहीं से पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम कहीं से सीखेंगे नहीं, या हम किसी को सुनेंगे नहीं, तो हम इस एनर्जी को एंजॉय कैसे करेंगे? हम इस एनर्जी को एंजॉय तो कर ही रहे हैं, हम इसके प्रति श्रद्धा भाव से कैसे भरेंगे? अभी तक तो हम इसके प्रति सब कुछ नेगेटिव ही सोचते आए हैं। बट भले आप नेगेटिव सोचो, बट जो हमारा ये अस्तित्व है ये दोनों एनर्जियों से मिलकर ही बना है। और दोनों एनर्जियों का जहाँ पर भी आप कुछ भी देखते हो, कोई भी निर्माण आप देखते हो, तो इसका सीधा सा संबंध है, वहाँ पर दो एनर्जियाँ वर्क कर रही हैं, दो एनर्जियाँ मिली होंगी, मेल एनर्जी, फीमेल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव। तो तभी हम, अब हमारा खुद का शरीर भी, हमारा खुद का निर्माण भी तो तभी हुआ था ना जब हमारे पेरेंट्स मिले थे। तो पेरेंट्स क्या थे? पेरेंट्स एनर्जी ही तो थे ना, मेल एनर्जी थी, फीमेल एनर्जी थी। जब उन दोनों का मिलन हुआ, उन दोनों का संभोग हुआ, तब हम पैदा हुए, तब हम इस धरती पे आए। तो इस बारे में बात करने में इतना नेगेटिव क्यों सोचना कि ये पाप है? उल्टा हर व्यक्ति का, मतलब हर व्यक्ति को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि ये अस्तित्व कैसे बना, ये अस्तित्व को भी छोड़ो, हम कैसे बने हैं। और इस चीज़ के प्रति अगर हम खुद को धार्मिक बोलते हैं, खुद को सन्यासी बोलते हैं, तो इस चीज़ के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए हम सबको लेकर। ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि हमारे जो भाव हैं वो इसको लेकर नेगेटिव ना हो। It is a completely spontaneous energetic event and absolutely yes to the penetration that starts from the depth. यह एक पूरी तरह से सहज ऊर्जावान घटना है, जब गहराई से शुरू होने वाले प्रवेश के लिए एक पूर्ण हाँ है। मतलब ये एक ऐसी घटना है जब वुमेन्स का जो शरीर है वो पूरी तरह तैयार होता है पीनस को अपने अंदर लेने के लिए, अपनी वेजाइना में लेने के लिए, बजाय कि हिंसा करने के, बजाय कि उस पर हावी होने के कि हमारा कॉपीराइट हो जाता है हमारी वाइफ पे, जब चाहे हम सेक्स उसके साथ कर लेते हैं दिन रात, उसकी कोई अनुमति लेने की हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती पुरुषों को। तो उसमें तो उन लोगों के लिए ये आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हमें ये पता होना चाहिए कि वुमेन्स का शरीर कब रेडी होता है, कब वो इंटरकोर्स के लिए तैयार होता है। इतना तो जानवरों को भी पता होता है, जानवर भी पहले बहुत एफर्ट करते हैं फीमेल को मनाने के लिए, मादा को मनाने के लिए, बट पुरुषों में इतनी सेंस नहीं होती कि वो
थोड़ा इंतज़ार कर सके, वोमेन्स का जो बॉडी है वो तैयार हो जाए, तब हम इंटरकोर्स करें। फिर हमारी ये शिकायत रहती है कि हमारा रिलेशन अच्छा नहीं बनता, या हमारे जो पार्टनर हैं वो हमारे मतलब जब सेक्सुअल एक्ट करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट लेती है। तो कैसे इंटरेस्ट लेगी जब आप ज़बरदस्ती उसके साथ कर रहे हो, जब आपको पता ही नहीं है कि उसकी बॉडी तैयार है या नहीं है। बजाय कि प्लेजर के आप उसको पेन दे रहे हो, बजाय कि आनंद के आप उसको दर्द दे रहे हो। वो दर्द में पूरा दिन कर्राती रहती है और आप 5 मिनट में सेक्स करके दूर हो जाते हो। पलट कर कभी ये नहीं सोचते कि हमारा रिश्ता किस ओर जा रहा है। वो संबंध जो बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा एहसास होना चाहिए था, जिसमें आप दोनों मिलकर एंजॉय कर सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ पेन। वुमेन का जो शरीर होता है ना, वो धीरे धीरे ऐसे ओपन होता है फ्लावर की तरह, और जब आप उस पर ज़बरदस्ती छीना झपटी करते हो ना, तो वो ऑलरेडी बंद रहता है, वो और ज़्यादा सिकुड़ जाता है। और जब सिकुड़ता है और तब आप अपना मतलब सेक्स करते हो उसके साथ हिंसा करते हो, तब उसकी बॉडी डैमेज हो जाती है पूरी। इसलिए वो इतना मतलब उनको पेन होता रहता है, कभी पेट दर्द होता है या पीसीओडी की प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी प्रॉब्लम है आजकल वुमेन्स को, वो इसी कारण होती है। आजकल क्या, पहले भी थी, बट पहले अवेयरनेस नहीं थी। आजकल अवेयरनेस, आजकल हम डॉक्टर के पास जाकर पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे आ रही है। बहुत सारे वुमेन्स को पीरियड में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे वुमेन्स की मतलब पीसीओडी की बहुत प्रॉब्लम आती है, कभी आते हैं पीरियड कभी नहीं आते। और पेट में सूजन बहुत सारी औरतों को रहती है। वो किस वजह से रहती है? वो सिर्फ उन पुरुषों के कारण रहती है जो ज़बरदस्ती करते हैं, जो हिंसा करते हैं प्यार में भी अपने पार्टनर के साथ। तो अपनी पार्टनर का, अपनी लाइफ पार्टनर जिसको आप बोलते हो, अपनी पत्नी का या अपनी प्रेमिका का ध्यान रखें। जब उसका बॉडी तैयार हो जाए तभी आप इंटरकोर्स करें, उससे पहले ना करें। इतनी संवेदना हमें अपने प्रेमी के प्रति, अपने लवर के प्रति होनी चाहिए, है ना। लास्ट में इसमें बताया गया है, द वेजाइना मेल्ट्स अराउंड द पीनस एंड ड्रिंक द एनर्जी दैट रेडिएट्स फ्रॉम इट। द वुमन एज ए फीमेल रिसेप्टिव फोर्स हैज़ द एबिलिटी टू ड्रा मेल एनर्जी अप थ्रू हर वेजाइना। तो उस समय जब इंटरकोर्स के लिए वुमेन बॉडी तैयार हो जाती है, तब जो वेजाइना का वर्क है वो ये होता है कि जब उसमें पीनस एंटर करता है तो वो उसको मतलब अपने चारों ओर समेट लेती है, उसमें मेल्ट हो जाती है, और उससे निकलने वाली जो एनर्जी है, पीनस से जो एनर्जी निकलती है, वो उसको पूरा ग्रहण कर लेती है, उसको ड्रिंक कर लेती है, उसको पी लेती है एनर्जी को। तब वुमेन्स जो है वो ग्रहणशील शक्ति के रूप में अपनी योनि के माध्यम से पुरुष ऊर्जा को ऊपर खींचने की क्षमता रखती है। तो वो जो एनर्जी है उसको जो वेजाइना के थ्रू, पीनस के थ्रू मिल रही है, तो उसको वो अपने हार्ट चक्र तक ले जाने में सक्षम होती है। जो हृदय तक उसकी जो एनर्जी जाती है तो वो हाईली फ्रीक्वेंसी होती है वुमेन्स के लिए। इसलिए वुमेन बहुत ज़्यादा भावुक होती हैं, क्योंकि उनका जो सेक्स सेंटर है वो हार्ट सेंटर से जुड़ा होता है। बट मेल का ऐसा नहीं होता, कोई बात नहीं, बट हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। आजकल तो फीमेल बॉडी के ऊपर पूरा मतलब आप कहीं पर भी नेट पर पढ़ सकते हो, या आप तंत्र पढ़ सकते हो, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत जगह लिखा रहता है, या खुद आप अपने पार्टनर से ही एक सॉफ्ट बातचीत कर सकते हो। जब भी आप लोग फिजिकली हो तो उससे पहले आप लोग पूछ सकते हो एक दूसरे से कि आपको क्या कंफर्टेबल है, क्या नहीं है। इसलिए स्लो सेक्स को इतना महत्व दिया जाता। और सिर्फ यहाँ पर सेक्स की बात नहीं हो रही। अगर आप कोई भी काम स्लो होकर करते हो तो आपकी अवेयरनेस बढ़ती है।
हाँ, इसमें इंक्लूड जब सेक्स हो जाता है तो वहाँ पर भी आपको यही समझाया जाता है कि जो भी आप एक्ट करो, आप टच कर रहे हो, आप किस कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, तो वो स्लो मोशन में करो। इससे क्या है, आपकी संवेदना बहुत कामुकता बहुत ज़्यादा होगी, संवेदना आपको बहुत ज़्यादा मतलब महसूस होगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। और साथ में जो बहुत सारे एक्ट जो मैं हर आपको वीडियो में बोलती हूँ कि आप अपने ब्रीथ पर ध्यान दो, आप प्रेजेंट मूवमेंट में रहो, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप उन सब चीज़ों को मिलाकर ये सब करते हो तो आपका ये मेडिटेशन ही हो जाता है, ये आपका मेडिटेटिव एक्ट ही हो जाता है। तभी इसमें बोला गया है कि संभोग से आप समाधि की ओर की यात्रा भी कर सकते हो। कोई भी काम अच्छा या कोई भी काम बुरा नहीं होता, अस्तित्व में जो है सो है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी किस तरह व्याख्या करते हो। अच्छा होता कि हम इंसानों की कोई भाषा ही ना होती, हम मौन में रहते, तो हम पुण्य को भी ना बोल पाते, पाप को भी ना बोल पाते। खैर ठीक है, आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। जब आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो, आपने पूरा वीडियो सुन ही लिया है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को इवेंट ज्वाइन करना है तो 25 दिसंबर से, अभी 4-5 दिन ही रह गए हैं, तो आप अपनी बुकिंग करा सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।